Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. MLAs of Rashtriya Janata Dal protested outside the Bihar Legislative Assembly demanding implementation of the proposed 85% reservation for OBC, SC and ST communities, alleging delay despite Assembly approval. The move follows the 2023 caste survey, after which the RJD-led alliance sought to raise quotas. However, the Patna High Court struck down the hike, citing the 50% cap set by the Supreme Court of India in the Indira Sawhney v. Union of India ruling. RJD argues the caste data justifies exceeding the limit and seeks constitutional protection for the law. Responding to Karnataka Minister Priyank Kharge's remarks on the RSS, BJP leader RP Singh said Kharge should visit an RSS Shakha to understand its work and Congress' historical role. Singh further suggested that Kharge read the history of Communist Party and questioned why former Prime Minister Jawaharlal Nehru had invited RSS members to participate in the Republic Day parade. He also alleged internal unrest within the Indian National Congress, claiming the party was bankrupt on the ground, which he said was the reason behind such statements. मैं चाहूंगा प्रियंक खड़गे जी कभी शाखा आए, एक हफ्ता भर शाखा नियमित अटेंड करें तो आपको समझ लगेगा कि शाखा में क्या क्या सिखाया जाता है और संघ का क्या रोल है। और नहीं तो थोड़ा अपनी कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ लें और ये देख लें कि नेहरू जी ने 1963 में शाखा के संघ के स्वयंसेवकों को रिपब्लिक डे परेड में क्यों भागीदारी के लिए बुलाया था। असल में क्या है कि हर कुछ दिनों बाद उनके अंदर एक उबाल आता है, नीचे जमीन पर उनकी सरकार पूरी तरह विफल है, अपने विफलताओं को कवर करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। सर, साथ ही जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया ने बहुत ही बड़ी जीत दर्ज की, हमेशा हमारे लिए गर्व की बात होती है, कैसे देखते हैं आप इसको? वो जब भी मैच होता है तब भारत अच्छी जीत हासिल करता है और पाकिस्तान को शिकस्त मिलती है। 140 करोड़ देशवासियों का मनोबल इससे ऊंचा होता है। राहुल गांधी लगातार जो है यूएस और इंडिया की जो डील हुई है उस पर सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा कि राहुल गांधी आए और मेरे साथ डिबेट करें, फार्मर्स जो है फुल्ली प्रोटेक्टेड है इस चीज से। राहुल गांधी के ध्यान में लाने के लिए आरसीईपी का जो डील था प्रधानमंत्री जी उससे वॉकआउट करके थे 2019 के अंदर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें किसानों का हित नहीं सज रहा था, उसमें किसानों का हित हो रहा था, इसलिए उन्होंने डील ही कैंसिल कर दी थी। तो प्रधानमंत्री जी कमिटेड हैं और उन्होंने बड़ी स्पष्टता से मोदी जी ने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर किसानों का जो हित है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। एक आखिरी सवाल, एआई समिट हो रहा है सर हमारे भारत में, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, काफी गर्व की बात है, कैसे देखते हैं डिजिटल इंडिया जो सबसे बड़ा है? दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, देश के नहीं पूरी दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसकी तरफ एक और कदम है। Responding to Karnataka Minister Priyank Kharge's remarks on RSS, BJP MP Kamaljit Sherwat said that only those who do not understand the RSS make such statement. She asserted that those associated with RSS contribute their time and income for society and the nation, and alleged that the people focused on filling their own houses cannot comprehend the organization's work. उन्होंने RSS पे एलिगेशन लगाया, उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है बताई जाए, जिस तरह से क्या कहेंगे इसको? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को न जानने वाले लोग ही इस तरह की बात कर सकते हैं। जो लोग आरएसएस की मूल भावना को समझते हैं उन्हें पता है कि ये शाखा में वहीं के रहने वाले व्यक्ति किस तरह से अपना योगदान समाज के लिए और देश के लिए करते हुए अपने समय और अपनी आय से इन पैसों को खर्च करके अपने समाज के लिए योगदान देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने खुद को घर के भरने की सोची हो वो आरएसएस के बारे में समझ ही नहीं सकते। मैम, अभी पार्लियामेंट चल रहा था, उस समय भी इंडिया यूएस डील को लेकर काफी सवाल उठाए गए, राहुल गांधी जी ने फिर से सवाल उठाए। एचएम जो है अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आए, डिबेट करें, फार्मर जो है पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है इस डील से, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी आजकल एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, हर सत्र में भ्रम फैलाना और एक वातावरण तैयार करना कि सरकार
इस बात पर झूठ बोल रही है या मिथ्या कर रही है। जैसे कि SIR पर हमने देखा, जब बोलने की बारी आई तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। अब इसी तरह US डील पर वो कह रहे हैं कि किसानों के हित के साथ समझौता हुआ, जबकि कॉमर्स मिनिस्टर इसका स्पष्ट जवाब दे चुके हैं। ट्रेड के सारे जो डिटेल्स हैं वो सब बनी हुई हैं, छपी हुई हैं। उसके बाद भी राहुल ऐसा करके भ्रम की स्थिति फैलाते हैं, जो आजकल उनका कार्य करने का स्टाइल हो गया है। मैम, AI सबमिट हो रहा है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, डिजिटल इंडिया जिसको हम बोलते हैं उसके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए भी। कैसे देखते हैं इसको? 5th जनरेशन तक हम लोग पीछे थे, लेकिन AI में हम लीड कर रहे हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि AI में आज हमारा देश अग्रणीय देशों की श्रेणी में खड़ा है और AI का ये जो समिट हो रहा है इंडिया में, ये हम सबके लिए बहुत गर्व की। Responding to remarks by senior Congress leader Mani Shankar Iyer, former Tamil Nadu BJP President K. Annamalai criticized Iyer's past statement, recalling his chai wala jibe at Prime Minister Narendra Modi and accusing the Indian National Congress of continuing to accommodate him despite repeated controversies. Annamalai further alleged ideological inconsistency between the Congress and the Communist Party of India, claiming that recent development in Karnataka indicate a tacit understanding between the two parties. He asserted that the BJP is gaining ground in the state and expressed confidence that electoral outcomes similar to Thiruvananthapuram would be replicated across Kerala. I think now Manishankar Ayya, who is from Tamil Nadu, who chose to move to Delhi for politics long time and decided to enter into a new state to pull Congress leg. And you observe Manishankar Ayyer's statement over the last many years. He is the person who called Modi as a chai wala. We will give him a place outside. Let him go and do chai business there. Multiple insults he have done. And I don't know, Congress party as a party has decided to keep him in the party. When he went to Kerala endorsing Mr. Vijayan, who will continue as the next chief minister, also shows the kind of broken ideologies in which Congress and communists both are operating. And I particularly believe, since Congress knows it can't win, BJP is surging in Kerala, I see this statement as an underhand deal between Congress and communists there. Though Manishankar Ayyar is known for his notorious statements, I see this statement as very carefully, tactfully said in the stage, because they know BJP is surging in Kerala. Now communists and Congress, they want to do an underhand deal. And since Congress can't win, they want to make communists to win. But BJP will fight, because BJP is not fighting communists. BJP is fighting Congress. Both parties there. I'm sure what happened in Thiruvananthapuram will get repeated across Kerala. I see the statement in that context. During the budget session of the Uttar Pradesh Legislative Assembly, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath criticized the opposition's conduct towards the governor, calling the governor the constitutional head of the state. He stated that disrespect towards constitutional authorities weakens democracy and stressed the responsibility to uphold the dignity of national symbols and offices. Adityanath added that such behavior sets a wrong itself in such a manner. सदन के सम्मुख रखा जाता है और उसी के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं की भी एक झलक माननीय सदस्यों को, देश को देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले इस बात को लेकर के कि राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है और एक संवैधानिक प्रमुख के प्रति जो हमारे प्रतिपक्ष के और उसमें भी मुख्य प्रतिपक्ष का जो आचरण रहा है, संवैधानिक प्रमुख के प्रति भी और एक नारी के प्रति भी जिस प्रकार का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार रहा है, महोदय, वह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन प्रमुख हस्तियों की अवमानना के भी दायरे में आता है। यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान के
व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें और कोई ऐसा आचरण न करें जो आचरण देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर अग्रसर करे। खैर, जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है उनसे इसकी अपेक्षा करना अपने आप में एक बेवकूफी जैसा होगा और यही दृश्य हम सबको यहां देखने को मिला है। यह नारी शक्ति का भी अपमान है। एक इतना अनुभवी राजनेता जो सौभाग्य से आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्रदान कर रही है, उनके प्रति इस प्रकार का अभद्र व्यवहार इस समाजवादी पार्टी की वास्तविक सोच को, प्रतिपक्ष की नकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। Chhattisgarh Finance Minister O.P. Chaudhary had said the state budget session will begin on February 23rd, with the budget likely to be presented on February 24. He stated that this will be the third budget of the government under the Chief Minister's leadership, following earlier budget's focus on welfare and the Ghati development strategy. The upcoming budget, he said, will carry a new theme and vision aligned with Prime Minister Narendra Modi's goal of a developed India by 2047, aiming to place Chhattisgarh on a path of long-term growth and development. ठीक है, और 23 तारीख को बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। संभावना है कि 24 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तीसरा बजट प्रस्तुत करेगी। पहला बजट ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित था। दूसरा बजट गति की रणनीति पर आधारित था, गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस गति की रणनीति के माध्यम से ज्ञान का कल्याण किया जाएगा, इस पर यह आधारित था। और इस बार एक कुछ नए थीम के साथ, नए विजन के साथ हम आगे बढ़ते हुए इस बजट को, तीसरे बजट को प्रस्तुत करेंगे। 2047 तक भारत जैसे विकसित भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 की ओर हर बजट एक एक कदम की तरह होगा, उसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के रूप में, क्योंकि ये 2047 की योजना लॉन्ग टर्म योजना है। इसमें एक एक कदम की ओर हम बढ़ते हुए एक एक बजट को प्रस्तुत करें। सर, बजट की अगर बात करें तो कांग्रेस हर बार बजट पेश होने के बाद कहती है बजट में कुछ मिला नहीं, किसान, युवा, गरीब महिला के लिए कुछ था ही नहीं। इसको कैसे देखते हैं? हर बार इस तरीके के बयान आते हैं। चाहे किसानों के लिए वो लोग राजीव न्याय योजना के नाम पे जो चलाते थे, 4 किस्तों में हलाकान कर करके किसानों के साथ अन्याय योजना जो चलाते थे, हम एक मुश्त किस्त के साथ उनसे दुगनी से भी ज़्यादा राशि हर साल दे रहे हैं। वो लोग 5 साल मिला करके अंतर की राशि जितना दिए थे, उससे ज़्यादा राशि हम 2 साल में दे चुके हैं। माताओं को उन्होंने 2018 के अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि 500 रुपया देंगे। एक भी माता बहन को उन्होंने 5 रुपया भी 5 साल में नहीं दिया। हमारी सरकार लगातार तीसरे महीने से हर साल 8,000 करोड़ रुपया माताओं बहनों के खाते में डाल रही है। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहेंगे। ये विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो पच नहीं पा रहा है। सर, 18 सबसे ज्यादा सवाल जो है विधानसभा सत्र में लगे थे और इसमें खास बात ये भी सर, एक साथ इसमें दूसरा सवाल ये भी, लास्ट टाइम हमने अपने हाथों से जो है बजट लिखा था, तो इस पर क्या अनोखा चीज हो सकता है? अब वो अभी बता दूंगा तो फिर राज कैसे रहेगा। तो आप लोग उसके लिए 24 फरवरी की संभावित डेट तक इंतजार कीजिए। और जो प्रश्न आए हैं 1800, वो लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये एक तरह से विभागों को आगाह करने की दृष्टि से भी, जमीन पे क्या हो रहा है उस दृष्टिकोण से भी किसी विभाग और मंत्री के लिए बड़ा उपयोगी भी होता है। Uttar Pradesh Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa has said that the Special Intensive Revision 2026 of the electoral roll began with the enumeration phase from November 4 to December 26, 2025, following the Election Commission's announcement on October 27. The draft voter list published on January 6, 2026 included over 12.55 crore voters, while nearly 2.88 crore names were excluded due to incomplete submission of forms. He said the ongoing claims and objections
Process has been extended until March 27, after which notices will be issued and decisions taken. जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा हुई थी कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 शुरू हुआ और हमारा 4 नवंबर से इसका पहला चरण शुरू हुआ, जिसको हम एन्यूमरेशन फेज बोलते हैं या गणना चरण, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी उन वोटर्स के गणना फॉर्म छपे जिनका नाम 27 अक्टूबर 2025 को जो हमारी वोटर लिस्ट थी उत्तर प्रदेश की, और उनको घर घर जाकर बीएलओ द्वारा बांटा गया। वोटर्स या उनके परिवार के वयस्क सदस्यों ने उस गणना फॉर्म को भर के हस्ताक्षर करके दिया और उसके बाद ये हमारा गणना चरण कुछ समय इसका बड़ा था। शुरू में जो इसकी अवधि थी 26 दिसंबर तक ये चला और 6 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हुई, आलेख्य मतदाता सूची, जिसमें 12,55,56,025 वोटर्स के नाम आए थे। और इस गणना चरण में प्रारंभ में जब हमने इसको शुरू किया था तो 15,44,00,000 से अधिक वोटर्स थे। तो इस गणना चरण के दौरान लगभग 2,88,00,000 ऐसे नाम थे जो 27 अक्टूबर को हमारी लिस्ट में थे, लेकिन जो 6 जनवरी की हमारी ड्राफ्ट आई उसमें उनके नाम नहीं थे। विभिन्न कारणों से नाम हटे, जिनमें ऐसे वोटर्स थे जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे वोटर्स थे जिनका नाम एक से अधिक बार पहले से वोटर लिस्ट में था, ऐसे वोटर्स थे बड़ी संख्या में जो जिस जगह से उन्होंने पुराना अपना वोट बनाया हुआ था वहां से अपना रेजिडेंस शिफ्ट करके कहीं और चले गए परमानेंटली। ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने गणना फॉर्म लिया लेकिन हस्ताक्षर करके बार बार संपर्क करने पर भी बीएलओ को नहीं दिया। कुछ ऐसे थे जो मिले ही नहीं क्षेत्र में, जिनको हम एब्सेंट या लापता कैटेगरी में बोलते हैं। ऐसे 5 कैटेगरी में ये लोग थे जो अनकलेक्टेबल्स जो फॉर्म आए 2,88,00,000 वो इन 5 श्रेणियों की वजह से थे। 6 जनवरी से हमारा 2 कार्रवाइयां एक साथ प्रारंभ हुई। एक तो जो हर वर्ष हम लोग जब स्पेशल समरी रिवीजन करते हैं, ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं दावा और आपत्ति की अवधि, हर साल होती है। जैसे ही ड्राफ्ट पब्लिश होता है, उसका नाम ही ड्राफ्ट इसलिए कि वो फाइनल नहीं है, वो है जो बीएलओ ने तैयार किया, सिस्टम ने तैयार किया, और वो पब्लिश करते हैं ताकि वो ट्रांसपेरेंट रहे, सारी राजनीतिक दलों को, जनता को जानकारी रहे किसका नाम है किसका नहीं है। जानकारी रहने के बाद उसकी कमियां पता लगती हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम नहीं होता, वो फॉर्म 6 भरते हैं, अपना दावा करते हैं वोटर लिस्ट में लाने का। ऐसे नाम रह जाते हैं जो बीएलओ ने नहीं देखा कि मृत्यु हुई या वो शिफ्ट कर गया तो भी नाम पड़ा है, या कई बार मल्टीपल एंट्रीज फिर भी रह जाती हैं इसके बाद भी, बीएलओ के कार्रवाई के बाद भी। उनके लिए हम आपत्ति करते हैं फॉर्म 7 में। और फॉर्म 7 में आपत्ति उसके लिए भी करते हैं अगर किसी ने अपना वोट जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरा, दावा किया और उस दावे को हम पब्लिश करते हैं, ईआरओ अपने नोटिस बोर्ड पे लगाता है, वेबसाइट पे जाता है, लोग देखते हैं किस आदमी ने दावा किया। अगर उस दावे से लोग सहमत नहीं तो उसके विरुद्ध भी आपत्ति कर सकते हैं, उसको भी फॉर्म 7 भरा जाता है। और बहुत हमारी कई बार अशुद्धियां रहती है नाम में, फोटो में, जेंडर में, आयु में, रिलेशनशिप नेम में, तो उसके लिए हम करेक्शन के लिए फॉर्म 8 भरते हैं। फॉर्म 8 मेनली करेक्शन के लिए भरा जाता है। फॉर्म 8 शिफ्टिंग के लिए भी भरा जाता है। अगर वोटर का नाम, वोटर ने रेजिडेंस शिफ्ट कर लिया, ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है वो, तो वो अपना नाम शिफ्ट करा सकता है। शिफ्ट विद इन विधानसभा करा सकता है, अक्रॉस विधानसभा भी करा सकता है, अक्रॉस स्टेट भी करा सकता है। तो इस कारणों से, मुख्यतः ये 2 कारणों से फॉर्म 8 भरा जाता है। सो दावा आपत्ति का अवधि हमारी जब 6 जनवरी को हमने प्रकाशित की थी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, तो 1 महीने की रखी थी, 6 जनवरी से 6 फरवरी तक। लेकिन उस दौरान ये देखा गया कि बड़ी संख्या में तेज गति से फॉर्म 6 आने लगे। 6 जनवरी को लगभग 20,000 फॉर्म आए थे जिस दिन हमने ड्राफ्ट पब्लिश किया पूरे उत्तर प्रदेश से। फिर धीरे धीरे वो गति बढ़ी, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। 5 फरवरी को 3.5 लाख फॉर्म्स 6 आए थे एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में। तो सभी राजनीतिक दलों ने जब लखनऊ में राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई तो सबकी एक स्वर में मांग थी कि इस अवधि को हमें बढ़ाना चाहिए, बिकॉज उत्तर प्रदेश में अंदाजा है कि बहुत से लोग अभी भी वोटर लिस्ट से बाहर हैं, उनको समय देना चाहिए 1 महीने का। तो हमने अनुरोध किया था भारत निर्वाचन आयोग से, जिसको भारत निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया और दावा आपत्ति की अवधि को बढ़ा के 1 महीना और बढ़ाया। 6 फरवरी से 6 मार्च तक कोई भी उत्तर प्रदेश का नागरिक, जो भारत का नागरिक उत्तर प्रदेश में रह रहा है, 18 साल से ऊपर का है, उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आया
वो फॉर्म 6 भर सकता है और अपना नाम जुड़वाने के लिए दावा कर सकता है। और दूसरा, जो 6 जनवरी से 2 काम एक साथ शुरू हुए थे। पहला तो था दावा और आपत्ति की अवधि, जो हर साल होती है। एक नई चीज थी, इस बार विशेष है क्योंकि प्रगाढ़ पुनरीक्षण है, वो था कि जो 12,55,56,025 नाम 6 जनवरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आए थे, उनमें से 1,04,00,000 के आसपास ऐसे नाम थे जब उन्होंने अपना गणना फॉर्म भरा, हस्ताक्षर करके दिया, तो उसमें पिछले एसआईआर में अपनी एंट्री या अपने माता पिता की एंट्री या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की एंट्री से मिलान करना था, वो मिलान नहीं किया, जिसको हम कहते हैं नो मैपिंग या मैपिंग नहीं की। ऐसे 1,04,00,000 लोगों को नोटिस गए, जा रहे हैं, उसकी सुनवाई हो रही है, वो दस्तावेज दे रहे हैं। इसके अलावा 2,22,00,000 नाम ऐसे थे जिन्होंने मैपिंग करवाई थी, बट उसमें कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज थी, तार्किक विसंगति थी। तार्किक विसंगति का अर्थ है कि नाम में मिसमैच, कि अब वोटर लिस्ट में जो नाम है और जिससे आपने मैपिंग कराई 2003 में, उसमें थोड़ा अंतर है। दूसरा कारण है कि आपने जिसके पिता के साथ अपना मैपिंग कराया कि मेरे पिता है, इनका 2003 में नाम था, उन्हीं व्यक्ति के साथ 6 से अधिक लोगों ने मैपिंग कराई कि मेरे पिता हैं, तो एक संख्या ज्यादा हुई, तो उसमें हुआ कि क्या वास्तव में मैपिंग सही है। तीसरा था कि पिता की आयु या माता की आयु, पेरेंट्स की आयु और निर्वाचक वोटर जिसने मैप कराया, उसमें 15 साल का अंतर, 15 साल से कम का अंतर, जो कि एक संदेह उत्पन्न करता है कि इतना कम में तो कोई किसी का प्रोजन बेटा नहीं हो सकता, पुत्र नहीं हो सकता, पुत्री नहीं हो सकती। चौथा था कि पिता और पेरेंट्स और निर्वाचक में 50 साल से अधिक आयु का अंतर। पांचवा था ग्रैंड पेरेंट्स और निर्वाचक में 40 साल से कम का अंतर। ऐसे कुछ विसंगतियां निकाली सिस्टम से और उनको भी अप्रोच किया गया कि आप भी अपना कोई डॉक्यूमेंट्स या इसको करेक्शन, ये जो नाम या ये जो मिसमैच है इसको एक्सप्लेन कर दें। तो ऐसे 3,26,00,000 ऑलमोस्ट हमारे नोटिस सबके छप गए हैं। 86 लाख से अधिक सुनवाइयां कल तक पूर्ण हो चुकी हैं, तो जो 26% से अधिक है। शुरू में जब 6 जनवरी को हमने वोटर लिस्ट ड्राफ्ट प्रकाशित की थी, तो 27 फरवरी तक सुनवाई, नोटिस जारी करना, सुनवाई करना, उस पर निर्णय लेना 27 फरवरी तक होना था। परंतु जब हमने 6 जनवरी से 6 मार्च दावापत्ति बढ़ाया 1 महीना, तो इसको भी 1 महीना बढ़ा दिया। अब ये 27 मार्च तक हमें नोटिस देना, सुनवाई करना और निर्णय लेना है। और फिर हमारा 10 अप्रैल को पूरे उत्तर प्रदेश की एसआईआर 2026 की फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी, जो फिर एक परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। जब कभी भी अगला एसआईआर होगा तो इसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो आज वाराणसी में Responding to reports of internal differences, Bhanwar Jitendra Singh, Congress in charge for Assam, said that Bhupen Kumar Bora is the senior leader of the party and that occasional disagreements are natural in democratic setup. He asserted that the Indian National Congress functions democratically, unlike other parties, where he alleged dissent invites action from agencies such as the ED and Income Tax Department. Singh added that Bora will continue to lead and handle the party's campaign ongoing. भूपेन बोरा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। परिवार के अंदर कभी कभार मनमुटाव हो जाता है, कहीं ना कोई बात दो लोगों के अंदर सहमति नहीं होती है, लेकिन हमारा आंतरिक मामला है, हमारे घर का मामला है। और भूपेन बोरा जी आसाम की जनता के लिए एक जो लड़ाई इनने रखी है, इनने शुरू करी है, आज से नहीं, जब से वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, एआईसीसी के सेक्रेटरी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, बहुत लंबा जीवन कांग्रेस के अंदर उन्होंने बिताया है। और हमने आग्रह करा कि आप अपना इस्तीफा वापस लीजिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आपसे आग्रह करा है। माननीय भूपेन बोरा जी की बात श्री राहुल गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से अभी हुई है, साथ साथ वेणुगोपाल जी से हुई है बात, और हमारे सभी वरिष्ठ नेता, गौरव गोगोई जी भी हमारे साथ हैं, सीएलपी लीडर निर्मल जी सैकिया साहब, हमारे भूपेन बोरा जी विराजमान है, प्रद्युत बोरदोलोई जी विराजमान है। इन सभी नेताओं से बैठकर हमने पिछले 2-2.5 घंटे से आपसे बात करी है। और हमारी जो पार्टी है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कोई बात होती है तो हम अपने घर में बैठ के बात कर लेते हैं। दूसरी पार्टियों जैसा नहीं है जहाँ ऊपर से डंडा चलता है और उसको अपना मुंह बंद रखना पड़ता है, और कुछ बोलता है तो तुरंत ईडी और इनकम टैक्स पहुंच जाती है। तो हमारी पार्टी के अंदर हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं भूपेन बोरा जी, और आगे का जो पूरा कैंपेन है वो संभालेंगे। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.